हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैंने नीट 2020 एस्पिरेंट्स के लिए जो एक बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस टॉपिक पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दें, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या चीज़ें रिवाइज करें, राइट? सो all these things summarized in this lecture. Here we consolidate on five important units of biology, that is genetics, reproduction, plant physiology, human physiology, and lastly diversity. ये जो आप लोगों के सामने स्लाइड है, दिस इज द क्लैडोग्राम ऑफ बायोलॉजी, राइट? इवोल्यूशन में आप लोग पढ़ते हो, क्लैडोग्राम दे रखा है, राइट? दैट इज द बेसिकली क्लैडोग्राम क्या है? ओरिजिन। यहाँ हम वेटेज लेके चल रहे हैं कि हमें वेटेज किस यूनिट पे कितना ज़्यादा देना है। जैसे जेनेटिक्स है तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको उस पर देना है, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन पे वेटेज ज़्यादा देना है, देन प्लांट फिजियोलॉजी है, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी है, देन लास्टली द डाइवर्सिटी, राइट? तो वेटेज आपको देते हुए जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे और इन यूनिट से क्या क्या चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस देना है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने सारा कुछ इस लेक्चर में आपके लिए समराइज किया हुआ है। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, यू नो वेरी वेल, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, दो चीज़ें आती हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म पूछ लेता है कि द जेनेटिक्स टर्म पॉइंट बाय, तो इट इज बेटसन, राइट? कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर समराइज किए हैं, जैसे जेनेटिक्स में फैक्टर्स एंड जीन्स। अब फैक्टर टर्म यूज़ किया मेंडल ने, सेम टर्म यूज़ किया जॉनसन इन 1909। जीन्स, तो फैक्टर और जीन्स सिनोनिम्स हैं, एक ही टर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। फैक्टर्स टर्म यूज़ करा है मेंडल ने और जीन्स टर्म यूज़ किया है जॉनसन ने। फिर उसके बाद इसमें पूछ लेता है रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंडेलियंस लॉ थे उनको रीडिस्कवर किसने किया है? तो तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट पढ़े हैं आप लोगों ने, ह्यूगो डिबेरिस है, वॉन टेसरमार्क है, एंड कार्ल कॉरेंस, राइट? 1900 में इन्होंने रीडिस्कवर किए थे HTC, ह्यूगो डिबेरिस, टेसरमार्क एंड कॉरेंस। देन थर्ड पॉइंट इज मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। कई बार क्वेश्चन आया है, मेंडल ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में दो टेक्निक बहुत फेमस रहे। वन इज इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट्स मैच्योरेशन, और सेकंड इज बैगिंग, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, ठीक है? फिर उसके बाद पूछता है कलर ट्रेड्स। अभी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, AMU PMT में भी आ चुका है, AIPMT में भी आ चुका है क्वेश्चन, कलर ट्रेड। जो 7 ट्रेड्स मैंडल ने पी प्लांट में देखे थे, उसमें से नंबर ऑफ कलर ट्रेड्स कौन कौन से हैं? तो तीन आते हैं, फ्लावर कलर है, पॉट कलर है, सीड कलर है, ठीक है? देन उसके बाद जो आप डिफरेंट क्रॉसेस पढ़ते हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का पढ़ते हो, को डोमिनेंसी का पढ़ते हो, मल्टीपल एलिलिज्म का पढ़ते हो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़ते हो, सप्लीमेंट्री जीन्स पढ़ते हो, एंड एपिस्टेसिस। यहाँ जनरली जो क्वेश्चन आता है, या तो वो डायरेक्ट रेशो पूछेगा आपसे, इस जीन्स का रेशो क्या है, या फिर आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देगा, राइट? तो इसमें आपको पहले तो रेशो याद करना है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है 1:1, 1:1 रेशो आता है, राइट? चाहे जीनोटिपिक हो या फिनोटिपिक हो। कॉम्प्लीमेंट्री है 9:7 आएगा, सप्लीमेंट्री 9:3:4, और एपिस्टेसिस है तो 12:3:1 आता है। तो इसमें रेशो याद रखना और कंडीशन जरूर याद रखना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन इजीली ट्रेस आउट कि ये
कौन सा तरह का जीन्स या रेशो वो शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब देखिए टेस्ट क्रॉस यानी आपका F1 पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट, F1 प्रोजेनी का रिसेसिव पेरेंट के साथ में जो आप क्रॉस करा रहे हो टेस्ट क्रॉस है। जनरली या तो वो आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा या फिर आपको क्या होगा कि एक कॉम्बिनेशन दिया तो रेशो पूछ लेगा। टेस्ट क्रॉस का रेशो ऑलवेज 1:1, अगर मोनोहाइब्रिड है, अगर डाईहाइब्रिड है 1:1:1:1 होगा। सिग्निफिकेंस, राइट, टू नो द अननोन जीनोम, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू नो द अननोन जीनोम बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस। फिर उसके बाद पूछता है क्वेश्चन शेप ऑफ द क्रोमोसोम। 4 आपने पढ़े हैं, राइट, आपको याद है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहाँ ये क्वेश्चन इसमें या तो मैचिंग में कर देता है वो, या डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है। अगर मेटासेंट्रिक है तो वी शेप्ड होगा, अगर सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप होगा, अगर एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप्ड होगा, और अगर टीलोसेंट्रिक है तो आई शेप्ड होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन जो है बेसिकली दीज आर द प्रोटीन्स, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द डीएनए, और क्या कर रही हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप थोड़ा सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं यानी कंपोनेंट पे चल रहे हैं तो आपको 5 यूनिट मिलती हैं इसमें, H2A, H2B, H3, H4 और H1, राइट। तो ऑक्टामर जो है वो बेसिकली फॉर्मर 4 यूनिट्स यानी H2A, H2B, H3 और H4 के दो दो यूनिट्स के मिलने से बनेगा। जो H1 है वो ऑक्टामर में नहीं आएगी, तो जो आपका न्यूक्लियोसोम बनता है बेसिकली वो उसमें डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर आएगा, राइट। तो H1 आपका जो है वो बेसिकली एक लिंकर प्रोटीन की तरह से एक्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी प्रोटीन है, उसकी सब यूनिट्स क्या क्या हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार, राइट, और बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से या आपको टेक्निक नहीं मालूम उसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो यहाँ सिर्फ आपको जो है एग्जाम्पल लेने हैं, जितनी भी बुक्स कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल मिले, एग्जाम्पल उसके सॉल्व करो, बहुत इजी है। 4 कंडीशंस में बता रहा हूँ जिससे तुम आसानी से निकाल लोगे कि ये वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। अब देखो इनहेरिटेंस, इसमें देखो कि जो आपको जो पेडिग्री चार्ट दे रखा है तो उसमें जो डिसऑर्डर है क्या मेल टू मेल जा रहा है, कोई भी फीमेल इन्फेक्टेड नहीं हो रही पूरे में, जितनी भी जनरेशन दे रखी हैं। अगर ऐसा इनहेरिटेंस आ रहा है तो डेफिनेटली वाई लिंक्ड होगा, होलेंड्रिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, फीमेल अफेक्टेड है और ट्रेड जो है वो सिर्फ पास हो रहा है एक ही पेरेंट के थ्रू, राइट। फीमेल अफेक्टेड आ रही हैं, आगे भी फीमेल पे जा रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, फीमेल नॉर्मल, मेल नॉर्मल, जब इनकी मैरिज हो रही है तो जो मेल चाइल्ड है वो इन्फेक्टेड है, इसका मतलब फीमेल कैरियर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन, क्रिस क्रॉस, यानी मेल में जो करेक्टर है वो फीमेल में जा रहा है, फीमेल से मेल या फीमेल दोनों में जा रहा है, फिर मेल में आ रहा है, फिर फीमेल में आ रहा है, यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चल रहा है। तो जो होंगे ये एक्स लिंक ट्रेट होंगे। चारों कंडीशंस याद रखना, बहुत इजीली आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे। पहला ग्रिफिथ का, दूसरा एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्थी, तीसरा हार्स एंड चेज।
राइट। अब यह क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अगर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ध्यान करो तो उसमें एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन उसने दिए हैं। एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग है या विरुलेंट है, आर स्ट्रेन डिजीज नहीं कर रहा है, नॉन विरुलेंट है। अब क्या रीजन है एस स्ट्रेन के डिजीज करने का, राइट, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने डीएनएज और प्रोटीएजेस एंजाइम यूज़ करे हैं, राइट। हार्ट से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो है S35 और P32, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस पर पूछ लेता है एंड दे आर वेरी वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नाउ सेकेंड इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मेसेल्सन एंड स्टेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, सीशियम क्लोराइड लिया था NH4Cl N15 बेसिकली जो हैवी आइसोटोप है वो लेके इसने इसको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो ये यहाँ जो है एक न्यूमेरिकल पूछता है, वो जो आपने इकोलाई का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, राइट, एनसीईआरटी में जो दे रखा है कि उसके 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80, इस तरीके से जो 20 मिनट्स उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम है। तो उसमें क्या है कि वो क्वेश्चन देगा कि आपको बैक्टीरिया को N15 मीडियम में इतने जनरेशन तक रखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 जनरेशन मल्टीप्लाई इन द N14 मीडियम, देन अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज इसमें रेडियो एक्टिविटी है और कितने परसेंटेज जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रेंड्स मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें कि कितने स्ट्रेंड्स बनेंगे, राइट। देन जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हो तो रेप्लिकेशन इज जो डिसकंटिन्यूस है, जिसमें आप ओकाज़की फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स पे जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो पूछेगा कि प्रोकैरियोट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं और यूकैरियोट में जो फ्रेगमेंट्स बनने हैं उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं। फिर उसके बाद इन फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कौन कर रहा है, लाइगेज एंजाइम है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। देन टाइप्स ऑफ आरएनए, देखिए mRNA, rRNA, tRNA पढ़े हुए हैं आपके, बहुत सिंपल से हैं। यहाँ जो tRNA उस पर क्वेश्चन पूछता है, वो 3D स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे कि 3D स्ट्रक्चर है तो वो L शेप है या J शेप्ड है, किस तरह का है। तो वो L शेप आती है, क्लोवर लीफ मॉडल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर्म है, राइट। कौन से आर्म पे एंटीकोडॉन्स मिलेंगे आपको, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किन सीक्वेंसेस के थ्रू जो है वो आपका अमीनो एसिड ज्वाइन करता है, कौन से एंड पे अमीनो एसिड ज्वाइन करेगा, 3 प्राइम पे ज्वाइन करेगा या 5 प्राइम पे, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है, राइट। सिंगल स्ट्रैंड है तो इसमें सिर्फ 2 ही एंड मिलेंगे आपको, तो 3 प्राइम और 5 प्राइम। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर याद रखते हैं। देन जेनेटिक कोडॉन में जब आप जाओगे तो इनिशिएटिंग कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है। इनिशिएटिंग कोडॉन कौन कौन से हैं, AUG एंड GUG आते हैं। फिर स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG, UGA। अब इसमें ये ऑकर, अंबर और ओपल इस तरह के नाम देता है जो स्टॉप कोडॉन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। देन जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो तो प्रोमोटर साइट्स, प्रोकैरियोट में प्रोमोटर साइट्स कौन सी हैं, तो प्रोकैरियोट में जो प्रोमोटर है उसको बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स, 6 बेस पेयर वाला होता है। और यूकैरियोट में जो प्रोमोटर है उसको आप टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स बोलते हो, उसमें 7 बेस पेयर होंगे। फिर उसके बाद जब मैचुरेशन में आता है, राइट, तो कैपिंग क्या है, टेलिंग क्या है। ये कैपिंग टेलिंग पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। कैपिंग जो है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे लग रहा है, और टेलिंग जो है एडिनाइलेट रेजिड्यू कितने लग रहे हैं, 200 से 300 3 प्राइम एंड पे लग रहे हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट आता है ओप्रॉन मॉडल। ओप्रॉन मॉडल में बहुत सिंपल है कि इंड्यूसर है या इंड्यूसर नहीं है, राइट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और कौन कौन से एंजाइम सिंथेसाइज कर रही हैं वो पूछेगा आपसे। Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जो है वो परमिएज, और A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज। आपको फंक्शन याद होना चाहिए, राइट। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है,
जो लैक्टोज आपने इंड्यूसर लिया था उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, राइट। जो परमिएज है वो परमिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और ट्रांसएसिटाइलेज उसके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज द जेनेटिक्स, राइट। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे बल्क में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन में आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन और एनिमल में रिप्रोडक्शन दोनों ही आएंगे, राइट। अब जैसे रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ एसेक्सुअल मोड आपने पढ़े हैं, राइट। वेरियस एसेक्सुअल मोड है कि मील फॉर्मेशन हो रहा है, कि बडिंग हो रही है, या जू स्पोर्ट्स बन रहे हैं। तो इनमें आपको डिटेल में नहीं जाना, राइट। टैबलेट कर लो, एक तरफ मोड लिख लो, दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल, दैट्स इट। द सेम थिंग इज हैपेंड विद द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें भी आप रनर है, सेकर है, ये सारे एक तरफ लिखो, उसके एग्जाम्पल लिखो, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। देन लेयर्स ऑफ एंथर है। अब एंथर में आपकी एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टैपिडम है, राइट। जस्ट फोकस ऑन द टैपिडम। क्वेश्चन पूछेगा तो टैपिडम पे पूछेगा, बाकी किसी पे नहीं पूछता। या पूछेगा कि भैया एंथर है, मैच्योर होने पे कौन कौन सी लेयर होती है, सिर्फ दो मिलती हैं आपको, बाकी दो कंज्यूम हो जाती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम रह जाएगी, बाकी दो कंज्यूम, ठीक है। देन लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हैं, अब एक्साइन है और इंटाइन है, ये पूछेगा। अब एक्साइन है तो स्पोरोपोलिन पे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। इंटाइन है तो उसके कॉम्पोजिशन में कि पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करेगा। जाम पोर्स हैं, ठीक है, 3 सेल्स पे पॉलिनेशन हो रहा है या 2 सेल्स पे। जो जर्मिनेटिव सेल है उसकी लोकेशन पूछ लेता है, वेजिटेटिव सेल जो है उसका रोल पूछ लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक में आपके जो सेल्स हैं, वेरियस सेल्स हैं, उसके जो प्लॉइडी है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कितने कितने उसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो जैसे सेंट्रल सेल है, जनरली सेंट्रल सेल पे देगा वो, तो सेंट्रल सेल में आपका पोलर न्यूक्लियाई n+n, लेकिन जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएंगे तो 2n हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। फेट ऑफ सेल्स पूछ लेगा कि जो सारी सेल्स हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन उनका क्या होगा, ठीक है। या दूसरा जो है वो पूछता है कि एग की प्लॉइडी हमने इतनी दे दी, राइट, और मेल गैमीट की प्लॉइडी ये है, सपोज 2n 4n इस तरह से दे दिया। अब वो एंडोस्पर्म में प्लॉइडी पूछ रहा है आपसे, राइट। तो ये थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं जिन पे थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस दोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एंजियोस्पर्म में ये ध्यान रखो कि 3n होती है और जिम्नोस्पर्म में आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट जो हैं एग्जाम्पल्स पूछेगा, राइट। सबसे ज़्यादा आपको जो पूछता है वो जूफिली पे पूछेगा कि भैया इंसेक्ट है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, कि बैट के थ्रू हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, तो इनके ऊपर बहुत पूछता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म है आप 3 पढ़ते हो, न्यूक्लियर टाइप है, सेलुलर टाइप है, हेलोबियल टाइप है। बाकी 2 छोड़ दो, सिर्फ न्यूक्लियर पढ़ लो। न्यूक्लियर में एग्जाम्पल याद कर लो कि कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा है, लिक्विड एंडोस्पर्म, बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर वो एडिबल पूछे तो सेलुलर टाइप होगा, वाइट कर्नल जो खाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका आता है सीड्स। अब सीड में वो जनरली जो क्वेश्चन देता है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस, ये पूछता है। तो जैसे मैं एंडोस्पर्मिक की बात करूं तो इसमें एक ट्रिक है बहुत अच्छी सी, मिस्टर कोका। M for maize, R for rubber, CO for coconut, and CA for castor. और नॉन एंडोस्पर्मिक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, पी, राइट। देन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, सिर्फ एग्जाम्पल करने हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे सिट्रस आता है, राइट। एपोमिक्सिक विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिर्फ एग्जाम्पल करो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, लेयर ऑफ टेस्टिस। अब लेयर ऑफ टेस्टिस है,
उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। वेस्कुलेसा है या एल्बिजीनिया है, तो ये आपको याद रखना है। सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स हैं, अब इसमें सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स में सेल्स पूछ लेता है, राइट। तो सर्टोली सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, तो इनके फंक्शन याद रखने हैं। सेमिनल प्लाज्मा कॉम्बिनेशन पूछेगा वो आपसे कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या है। अब इसमें आपको याद रखना चाहिए, एक वेसिकुलेज एंजाइम आपको याद रखना चाहिए, और एक आपका प्लाज्मोलाइसिन याद रखना चाहिए, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्रेफिन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम पूछेगा आपसे कि फॉलिकल्स जो हैं वो आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, एंट्रम बनना है, फिर उसमें लिक्विड भर रहा है, लिक्विड फॉलिकुलाई जिसको बोलते हैं। जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर कर रहा है तो उसके बाद जो एग रिलीज हो गया, उसके बाद जो लेफ्ट टिश्यूज़ हैं या लेयर्स हैं वो क्या बना रही हैं, तो कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम जो है उसका रोल क्या है, एंडोक्राइन रोल क्या है, या प्रेगनेंसी में रोल क्या है, फेट क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे एम्फेसिस देना। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे फेजेस आपको याद रहने चाहिए कि भाई प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, कौन सा ड्यूरेशन कितने तक का है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, ओवेरियन हार्मोन में, पिट्यूटरी हार्मोन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेफ पीरियड क्या है, राइट, क्रिटिकल पीरियड क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है। प्लेसेंटल हार्मोन्स, एससीजी है, एससीएस है, एचपीएल है, तो इसमें जो मेन आता है वो एससीजी है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एससीजी यूज होता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, पार्चुरेशन जब आप पढ़ते हो तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों स्टिमुलेट करते हैं, तब जाके पार्चुरेशन प्रोसेस होगा। एंडोक्राइन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीटोसिन डेफिनेटली याद रहना चाहिए, सोर्स याद रहना चाहिए, प्राइमरी साइट याद रहनी चाहिए कि ऑक्सीटोसिन की जो प्राइमरी साइट है एक्शन की वो क्या है। देन बर्थ कंट्रोल मेथड, हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार, कि नेचुरल मेथड में कौन कौन से आ रहे हैं। लैक्टेशनल एमिनोहोरिया पे आया है, आईयूसीडीज पे आया है, हार्मोनल आईयूसीडीज कौन से होते हैं, नॉन मेडिकेटेड कौन से हैं, एग्जाम्पल याद रखना, बाकी कुछ डिटेल मत पढ़ना, राइट। देन ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब इसमें जिन कपल्स में बच्चे नहीं होते तो उनके लिए ये ART इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, आप इन वीवो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, ZIFT है, गिफ्ट है, AI है, तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो थोड़ा सा याद रखना, राइट। देन STDs, देयर कॉजेटिव एजेंट। तो STDs कौन कौन सी हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट। तो यहाँ बाकी सिम्टम्स नहीं पूछता, सिम्टम्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ STD के नाम और कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। नाउ कम टू द प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वो देता है आपसे वाटर रिलेशन पर, जैसे DPD है। अब DPD का रिलेशन OP और TP से क्या है, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। अब इसमें DPD की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि DPD की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो निगेटिव में होती हैं। तो इसका मतलब जो DPD की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, यानी 0 से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे DPD बढ़ रहा है इसका मतलब कंसनट्रेशन बढ़ रही है। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको OP और TP की वैल्यू दे देगा और आपसे DPD दे पूछेगा, या फिर एक पूरा ग्रुप दे देगा सेल्स का ABCD, और उसमें डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट DPD दे दिया और उसके बाद मूवमेंट पूछेगा वाटर का। फिर उसके बाद वाटर पोटेंशियल है, वो रिलेशन पूछता है साई W इज इक्वल टू साई P प्लस साई S।
नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब साई डब्ल्यू मैक्सिमम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। जब आप एसेंट ऑफ सेप पढ़ेंगे तो उसमें आप एपोप्लास्ट मूवमेंट पढ़ेंगे, सिम्प्लास्ट डेफिनेटली पढ़ेंगे, कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, कौन सा सेल वॉल के थ्रू जा रहा है कौन सा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है, इन पे पॉइंट्स पे डेफिनेटली स्ट्रेस देना। एसेंट ऑफ सेप में ही आप जॉली एंड डिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे। जॉली एंड डिक्सन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन क्या है, कोएशन क्या है, ट्रांसमिशन पुल क्या है, सक्शन फोर्स क्या है, बस। बाकी कुछ नहीं, कोई डिटेल विटेल कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, राइट, सॉइल लेस कल्चर है, वाटर कल्चर है। फिर उसके बाद आपके जो मिनरल्स हैं, मेन मिनरल्स हैं, जैसे पोटेशियम है, क्या कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा है। कैल्शियम है, मिडिल लेमिला फॉर्मेशन में है। मैग्नीशियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ लेते हैं, राइट, क्लोरोफिल पिगमेंट सिंथेसाइज करवाता है, राइबोसोमल बाइंडिंग के लिए हेल्प कर रहा है। आपका रिबिस्को है, आपका कोफैक्टर की तरह से एक्ट कर रहा है फॉर द रिबिस्को। जो कॉपर है वो रिबिस्को एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह से एक्ट करेगा। बोरॉन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीट्यूब के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो आपका बायोलॉजिकल है, सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक है। डेफिनेटली एग्जाम्पल कई बार आ चुके हैं, राइट, कई बार एग्जाम्पल आए हैं कि फ्रैंकिया कौन सा कैसा है, सिम्बायोटिक है नॉन सिम्बायोटिक है, राइजोबियम कैसा है, कितने स्टेप्स में वो आपका रिडक्शन कर रहा है, अमोनिया बना रहा है, फिर अमोनिया से नाइट्राइड नाइट्रेट कौन बना रहा है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोबैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, डेफिनेटली रिवाइज करना। ठीक है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस में अगर मैं बात करूँ तो साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक में सिर्फ आपका एटीपी मिल रहा है, नॉन साइक्लिक में क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फोटो लिसिस हो रहा है, वाटर स्प्लिट कर रहा है, तो इसमें एटीपी आपका NADPH2। अब देखिए NADPH2 जो है वो आपका डार्क रिएक्शन में यूज होगा, दैट इज कैल्विन साइकिल। देखो कैल्विन साइकिल जब पढ़ो तो स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, CO2 रिसीविंग कंपाउंड कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ ATP कितने कंज्यूम हो रहे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ना। बाकी कोई साइकिल बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। द सेम थिंग इज हैपेंड विद द C4 साइकिल या हैच इन स्लैग पाथवे, राइट। यहाँ PEP आपका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है और आपका रिबिस्को की जगह पैप्को लगेगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, एटीपी कितने कंज्यूम हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे स्ट्रेस दिया करो। ठीक है। नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन। अब देखिए फोटो रेस्पिरेशन में वो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है सेल ऑर्गेनेल, राइट। क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्योंकि रिबिस्को यूज हो रहा है, ऑक्सीजनेज की तरह से काम कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, फॉस्फो ग्लाइकोलेट, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जब इंक्रीज कर रही है तो इम्पैक्ट आपका C3 प्लांट पे आएगा, C4 पे नहीं आएगा। द रीजन इज दे हैव अ इंटरनल सोर्स ऑफ CO2। रेस्पिरेशन में मैं बात करूं तो आपका ग्लाइकोलिसिस, एमिडिन, मेयरहाफ पार्टनर्स पाथवे, EMP पाथवे, क्रैब्स साइकिल है एंड ETS है। अब अगर मैं ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट जब बनाता हूं तो यहाँ पर 2 ATP प्लस 2 NADH मिल रहे हैं मुझको, यानी आपको जो गेन होगा वो 8 ATP का होगा। फिर उसके बाद पायरुवेट से जब एसिटाइल को, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको 2 NADH मिल रहे हैं, इसका मतलब 6 ATP मिल जाएंगे। फिर एसिटाइल को से आपका CO2 प्लस वाटर जो मिल रहा है फाइनली वो क्रैब्स साइकिल है। तो क्रैब साइकिल क्योंकि 2 बार ऑपरेट होगी तो यहाँ पर आपका 2 GTP, 2 FADH2 और 6 NADH2 यानी 24 ATP जनरेट होंगे। तो इस तरह से आपको 38 ATP टोटल मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, बहुत सिंपल सा है। जैसे क्रैब साइकिल में मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट दे रहा हूँ, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनको याद करने की। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट स्मॉल स्टाफ
फॉर मेन ऑफिस, सिट्रेट क्रिकेट, फिर उसके बाद सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सिलेट, ऑक्सिलो एसिटेट। ठीक है, तो ये थोड़ा से कंपाउंड याद रखें। फिर उसके बाद जो ईटीएस आता है, ईटीएस में जनरली वो पूछता है कॉम्प्लेक्स। तो 5 कॉम्प्लेक्स हैं। पहला आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज आता है, दूसरा FADH2 आता है, तीसरा साइटोक्रोम बी से C1 आएगा, चौथा आपका जो कॉम्प्लेक्स आता है साइटोक्रोम ए से A3 आएगा, एंड फिफ्थ वन इज ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स याद करने हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्वांटिएंट पे क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का वैस आर क्यू वैल्यू जो है वो 1 है, प्रोटीन का आर क्यू वैल्यू 0.9 है, फैट का आर क्यू वैल्यू जो है 0.1 है। अब जो प्रोटीन और फैट है कभी कभार <1 डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, देन सिंथेटिक ऑक्सीजन पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपके दो आ रहे हैं, आपका एक 2,4-D और दूसरा आपका 2,4,5-T, 2,4-D डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और वो ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये बीडी साइट्स हैं। एपिकल डोमिनेंसी कौन दे रहा है, बोल्टिंग इफेक्ट कौन दे रहा है, साइटोकाइनेसिस कौन करा रहा है, वाटर स्ट्रेस हार्मोन आप किसे कह रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, थोड़ा सा जो ऑक्सीजन है उसकी आप हिस्ट्री और पढ़ लेना थोड़ा सा। देन एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, DNP, डे न्यूट्रल प्लांट, सिर्फ एग्जाम्पल्स, कुछ नहीं। शॉर्ट डे में टोबैको एंड सोयाबीन आएंगे, लॉन्ग डे में वीट है, बार्ले है, रेडिश है, और डे न्यूट्रल प्लांट में आपका टोमेटो, सनफ्लावर, मेज, कॉटन एट्सेट्रा। चलिए अब चलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पर। वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, राइट। अब इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे टाइम सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ते रहेंगे। इंटरेस्टिंग अलग चीज़ है, स्कोरिंग अलग चीज़ है, राइट। इंटरेस्ट को थोड़ा सा बाद में बढ़ा लेना, पहले हमें सिलेक्शन चाहिए। तो जैसे एपिथेलियल टिश्यूज, मैं पहले टिश्यूज से शुरू कर रहा हूँ। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज हैं तो यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल लेना, बाकी कुछ नहीं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जरूर पढ़ना क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर पे देता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, सेल्स कौन सी हैं ये याद रखना। कार्टिलेज में कौन कौन सी कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिल रही है ये डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, बोन के अंदर हैवर्सियन सिस्टम डेफिनेटली पढ़ना है तुम्हें, क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्केलेटल टिश्यूज हैं, ये डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ो। जेड बैंड कौन, जेड लाइन कौन सी है, एम लाइन कौन सी है, एच जोन कौन सा है, आपका आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक बॉन्ड कौन कौन से हैं, राइट। बैंड्स कौन कौन से आ रहे हैं, प्रोटीन कौन कौन सी हैं, राइट। एक्टिन है, मायोसिन प्रोटीन है, फिर एक्टिन में जी एक्टिन, एफ एक्टिन, फिर उसके बाद ट्रोपोनिन, आपकी जो 3 यूनिट हैं, TPT, TPC, TPI, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, देन डिफरेंट सेल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए, गॉबलेट सेल्स पढ़ते हो तुम, चीफ सेल्स पढ़ते हो, पैराइटल सेल्स पढ़ते हो, इनके सिक्रीशंस कौन कौन से हैं, क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली पढ़ना। प्रोटीन डाइजेशन जरूर पढ़ना, इसमें प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन डेफिनेटली पढ़ना, क्वेश्चन आता है मेरास्मस एंड क्वाशारकोर। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स जो हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स जैसे टीवी है, IRV है, ERV है, RV है, IC, जो कैपेसिटीज़ हैं, IC है, FRC है, VC है और TLC है। यहाँ एक काम करना, एक टैबलेट फॉर्म करिएगा, मैचिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना। जनरली वैसे नहीं पूछता, मैचिंग देता है, एक तरफ आपको वॉल्यूम दे देगा, उस तरफ दूसरी तरफ आपको कॉलम V में जो है वो उसकी वैल्यू देगा। ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व में सिर्फ फैक्टर पढ़ना। ठीक है, कि किस कंडीशन में ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व लेफ्ट जा रहा है, किस कंडीशन में राइट जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे देता है कि बढ़ रही है तो किधर जाएगा, घट रही है तो किधर जाएगा। ठीक है, तो अगर परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ रहा है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, परसेंटेज सेचुरेशन कम हो रहा है तो राइट की तरफ डिसोसिएशन कर्व जाएगा। देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डेफिनेटली पढ़ना है आपको, वाल्व कौन कौन से हैं, फ्लो किधर हो रहा है, पुरकिंजी फाइबर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे आपको ईसीजी में बहुत इजी हो जाएगा। ईसीजी में पी क्यू आर एस टी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वेव्स हैं, डेफिनेटली पढ़िए, इंटरप्रिटेशन उनका पढ़िए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जब आप रीड करेंगे तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट से क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। राइट, पीसीटी क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, डीसीटी क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, लूप ऑफ हैंडले क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप 3 स्टेप पढ़ते हो। राइट, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन आ रहा है, फिर ट्यूबलर सिक्रीशन आ रहा है। तो बेसिकली जो ट्यूबलर आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, उसमें वो प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछता है। बीसीओपी कितना होना चाहिए, जीएचपी कितना होना चाहिए, सीएचपी कितना होना चाहिए, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देगा। काउंटर करेंट मैकेनिज्म, रास सिस्टम, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। राइट, रास सिस्टम में कौन कौन से आपका हार्मोन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब आप जब ब्रेन पढ़ेंगे तो बहुत सारा मत पढ़िए, you just consolidate on the functions. No need of the internal deep detail of the brain, only the functions. Then जब सेंस ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो आई में सिर्फ डिसऑर्डर पे कंसोलिडेट हो जाइए। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इनके ऊपर कंसोलिडेट हो जाइए, क्वेश्चन मिल जाएगा। हार्मोन्स जब आप पढ़ें, केमिकल कोऑर्डिनेशन जब आप पढ़ते हो, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैं आपको ये रेफर करूंगा कि आप पिट्यूटरी, एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड के टोटल हार्मोन पढ़ें विद फंक्शन। डिसऑर्डर जो आप पढ़ोगे वो आप एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड के पढ़ेंगे, क्योंकि डिसऑर्डर यहाँ पर एड्रिनल और थायराइड के वो पूछता है। ठीक है, इसी में छोटी सी हेडिंग आती है लास्ट में, सेकेंड मैसेंजर। राइट, जिसे आपका साइक्लिक एएमपी है, दैट इज द सेकेंड मैसेंजर। तो इस सेकेंड मैसेंजर का एग्जाम्पल वो पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट और द लास्ट यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी। अब देखिए, डाइवर्सिटी जैसे ही आप शुरू करते हो तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। राइट, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि हमसे प्लांट्स याद नहीं हो रहे, ये डाइवर्सिटी याद नहीं हो रही। द प्रॉब्लम इज कि आप सबसे पहले माइंड में एक सेटअप बना लेते हो कि हमसे डाइवर्सिटी नहीं होगी। तो जब हम ये सेटअप बना लेंगे हमसे ये नहीं होगा तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है कि आप जब डाइवर्सिटी पढ़ना शुरू करते हो तो आपको क्या पढ़ना है ये मालूम ही नहीं होता, तो आप पूरा पढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ आप फोकस करो, जैसे रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। राइट, रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपने कौन कौन से, उसने कार्ल वॉन लेने ने या कैरोलस लिनियस ने कौन कौन से रूल्स दिए हैं। राइट, वो पढ़िए। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्वेश्चन आ जाता है, सीक्वेंस पे, किंगडम, फाइलम, जीनस, इस तरह से जो है। देन करेक्टरिस्टिक्स वायरस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। राइट, स्टैनले मिलर है, ठीक है, पास्चर हैं, वर्जीनी क्या है, इनके जो नाम है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन शेप ऑफ बैक्टीरिया, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने हैं कि कोकाई का ये एग्जाम्पल है, विब्रियो का ये एग्जाम्पल है। राइट, देन जो जब फंगस आप पढ़ो तो इसमें जो डिफरेंट क्लासेस पढ़ते हैं आप, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज,
तो आप फोकस करना है सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के ऊपर, नो करेक्टरिस्टिक्स, ओनली द एग्जाम्पल्स। डिटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, राइट, क्योंकि क्लोरोफाइसी आपका, फिर उसके बाद रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कैरेगेनिन आपको कहाँ से मिल रहा है, अगर अगर कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ब्राइफाइट्स जब आप पढ़ो तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पढ़ना उसकी। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करता है ब्राइफाइट, तो इसको आप वहाँ फोकस करना। देन होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी एग्जाम्पल्स रट लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा टेरिडोफाइट्स में, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है, राइट। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाए जाते हैं, या स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन जिम्नोस्पर्म, जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ते हो तो यहाँ करेक्टरिस्टिक में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में कोन फॉर्मेशन है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ नेकेड सीड्स हैं, क्योंकि ओवरी होती नहीं तो फ्रूट बनता नहीं। एंजियोस्पर्म में जो है वो फ्रूट डेवलपमेंट है, तो सीड्स नेकेड नहीं होंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ते हो तो फिर उसमें करेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन उधर पढ़ा होता है, तो यहाँ पूरा एंजियोस्पर्म कवर अप हो जाएगा। ठीक है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये थोड़ा सा जरूर पढ़ना।